हेलो दोस्तों। तो आज का जो लेक्चर है ये करंट अफेयर बेस्ड है, जो कि आने वाली बीपीएससी जो 70th बीपीएससी है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं आगे आने वाले समय में बहुत सारे लेक्चर्स लूँगा करंट अफेयर पे, और अगर आप सारे लेक्चर्स को देख जाते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। ठीक है। तो जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, अब जो कि बीपीएससी थोड़ा सा यूपीएससी बेस्ड हो गया है तो डायरेक्ट नहीं पूछता है करंट अफेयर, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है। तो जिस तरीके से कोई टॉपिक्स आते हैं तो उसके स्टैटिक पार्ट्स को भी हमें देखना होता है सॉल्व करने के लिए। तो उसी तरीके से मैंने टॉपिक्स लिए हैं। ठीक है। अब बहुत सारे सोर्सेज से, और फिर उससे कैसे करंट अफेयर आ सकता है उसको मैंने बताया। ठीक है। तो जैसे कि पहला जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो है कोलिशन गवर्नमेंट। अब जैसे आप देख सकते हैं कि 18th लोकसभा जो भी इलेक्शन हुआ है उसमें कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। अभी जो एनडीए ने जो सरकार बनाया है तो बीजेपी के अकेले दम पे 272 प्लस नहीं आ पाए, जो कि रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। इससे पहले जो 2 टर्म थे उसमें अपने दम पे बीजेपी ने सरकार बना लिया था। ठीक है। लेकिन इस बार जो है फिर से कोलिशन गवर्नमेंट आई है, कोलिशन की सरकार बनी है। तो कोलिशन गवर्नमेंट है क्या, ये तो आप जानते ही हैं कि जो जब बहुत सारे पार्टीज़ मिलती हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी कई बार कोलिशन होता है। ठीक। प्री प्री पोल्स अलायंस बोलते हैं जो इलेक्शन से पहले होता है, एंड पोस्ट पोल अलायंस बोलते हैं जो इलेक्शन के बाद मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो हम अलायंस करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं उसे हम देख लेते हैं। जैसे 1977 में फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट यूनियन लेवल पे आया था। ठीक है। पहला बार जो कोलिशन की जो सरकार बनी थी 1977 में बनी थी, जिसको जनता पार्टी कहते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादा आने शुरू हो गए बीपीएससी में, तो हमें देखना होगा। तो थोड़ा सा एनालिटिकल हमें होना होगा, थोड़ा सा स्मार्ट हमें होना होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम में। अब वन लाइनर बहुत कम आते हैं, तो इस टाइम में जो हम, ये तो बहुत लोगों को मालूम रहता है कि 1977 में जो है पहला गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था। ठीक है। लेकिन इस टाइम में पीएम कौन हुए थे? मोरारजी देसाई हुए थे और चौधरी चरण सिंह हुए थे। अब देखिए, मोरारजी देसाई जो है ये मैक्सिमम लोगों को याद रहता है, चरण सिंह भी हैं ये हम भूल जाते हैं। ठीक है। तो कोalition की जो गवर्नमेंट हुई थी उसमें 2 पीएम हुए थे, जो 1977 वाले जनता पार्टी जो सरकार जो बनी थी उसमें मोरारजी देसाई और चरण सिंह बने थे। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 1999 टू 2004, सॉरी ये 2004 है, यहाँ पे 1994 में लिख दिया, ये 2004 है। ठीक है। 2004 जो एनडीए की जो गवर्नमेंट बनी थी वाजपेयी जी के लीडरशिप में, तो वहाँ पे एनडीए बिकेम द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट टू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 5 ईयर टर्म। ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि पहला कौन सा ऐसा पार्टी था जो कि 5 साल गवर्नमेंट को चलाया या फिर रन किया, और वो कोलिशन था, तो एनडीए होगा। फिर अब अगला देखते हैं, तो डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स, ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है कि न्यू स्टेट्स कैसे बनाई जाती है। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अभी जून 10 में तेलंगाना के फॉर्म में 10 साल हो गए। ठीक है। 2014 में तेलंगाना फॉर्म हुआ था, याद होगा आप लोगों को। तो प्रोसेस क्या है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स का, ये कभी कभी पूछ देता है क्या आर्टिकल से, तो आर्टिकल 3। ठीक है। आर्टिकल 3 के हिसाब से हम न्यू स्टेट्स को फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो है कोई अमेंडमेंट एक्ट के तहत नहीं होता है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। ठीक है। ये एक सिंपल बिल ला के आप नया स्टेट्स फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये सोलली पावर होता है पार्लियामेंट के हाथ में, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल ना के बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो इस टाइप के जो बिल हैं ये किसी भी हाउस में पेश हो सकते हैं, या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में, लेकिन प्रेसिडेंट्स का रिकमेंडेशन होना ज़रूरी है। ठीक है। प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा तो ही ये बिल राज्यसभा या लोकसभा में से कहीं पे पेश होगा। ठीक है। अब मैंने ये तो बता ही दिया है कि पार्लियामेंट जो है कैन क्रिएट ए न्यू स्टेट थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, यानी सिंपल मेजोरिटी के से हम कोई भी नया स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भारतीय मतलब टेरिटरी को किसी और देश को देना है, ठीक है। अभी याद होगा जैसे बांग्लादेश के साथ हमारा समझौता हुआ था, आई थिंक 100 अमेंडमेंट था, जिसमें हमने कुछ जो पार्ट्स हैं अपने बंगाल साइड के वो बांग्लादेश को दिया था, तो उसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो जब न्यू स्टेट्स
कि हमें फॉर्म करना होगा इंटरनली, तो अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन एक्सटर्नल जो भी चीज़ करेंगे उसके लिए हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी। जैसे नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, वो कुछ पार्ट्स जो थे इंडिया के, वो पाकिस्तान को हमें देना था, तो फिर हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था, ठीक है। तो ये हमें याद रख लेना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। इंटरनली जो भी हम करेंगे उसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हम किसी दूसरे देश को अगर कुछ देना चाहेंगे, कोई भी ज़मीन का टुकड़ा, कोई हिस्सा, तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अभी नया क्रिमिनल लॉ आया है, तो ये देख लेना है कि नाम क्या सब है। तो भारतीय न्याय संहिता जो है, इंडियन पैनल कोड 1816 को हटा करके भारतीय न्याय संहिता आया, ओके। इसी तरीके से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को हटा करके आया है, ठीक है, रिप्लेस किया है। इसी तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, रिप्लेसिंग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं, बस इतना आपको देख लेना है कि कौन सा जो नया लॉ है किसको रिप्लेस करके आ रहा है। जैसे भारतीय न्याय अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पिनल कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, रिप्लेसिंग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, रिप्लेसिंग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है। आइए अगला टॉपिक पे आते हैं। यह है वुमेन पार्टिसिपेशन इन 18th लोकसभा इलेक्शन। ये काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हुआ था और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। मैं इसको VBI कर देता हूँ, ठीक है, ये VBI है। ऐसे फैक्ट्स हैं जो छूट जाते हैं हम लोगों से, ठीक है। तो अभी जो 18th लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हुआ है, इसमें 74 वुमेन यानी 74 वुमेन इलेक्टेड हुई हैं, ठीक है, जो कि 13.6% है। अब देखिए, जो 17th लोकसभा था उसमें 78 वुमेन हुई थी इलेक्टेड, ठीक है। जो 17th लोकसभा था उसमें 78 वुमेन इलेक्टेड हुई थी, आप देख सकते हैं, ठीक है। और उससे थोड़ा सा डिप हो गया है नया जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें, मतलब हल्का सा चार जो मेंबर है वुमेन मेंबर, वो कम हो गई हैं, ओके। तो प्रेजेंटली वुमेन मेंबर कॉन्स्टिट्यूट 14.05% ऑफ राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में 14% के आसपास वुमेन है, और लोकसभा में 13%, जो कि कम है, जाहिर सी बातें कम है। तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए अभी जस्ट ही बीजेपी गवर्नमेंट जो थी, जो पिछली बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ लॉ लाया था, आपको मालूम होगा, जिसका नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ओके। ये लॉ है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ये 106th अमेंडमेंट एक्ट है, इसे याद रखना जरूरी है। डायरेक्ट पूछ देता है कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, तो 106th अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। इसमें यह था कि 1/3 ऑफ सीट्स जो है वो लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर में हम रिजर्व रखेंगे फॉर वुमेन, लेकिन ये 18th लोकसभा में लागू नहीं हुआ था, ठीक है। ये याद रखना, अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसी सेम क्वेश्चन को पूछा था, क्या 18th लोकसभा में लागू हुआ था? नहीं हुआ था ये, लेकिन दिल्ली में भी होगा लागू, ठीक। जैसे दिल्ली में भी जो है, दिल्ली के भी लेजिस्लेटिव असेंबली में इसे लागू किया जाएगा, तो इंक्लूडिंग दिल्ली, इसे भी याद रखना है। जो सम स्टेप टेकन फॉर इंक्रीजिंग वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, वहाँ पे भी 1/3 जो है सीट पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़ में रिजर्व किए गए थे वुमेन के लिए, ओके। देख रहे हैं जैसे आप। अब एक लाइन और आता है, मैं जब ये टॉपिक को डिस्कशन कर रहा हूँ तो एक चीज़ बता ही देता हूँ कि जो SDG 5 है, वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि जेंडर इक्वालिटी के बाद कौन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बात करती है, तो SDG 5 करती है, ठीक है। इसी तहत SDG 5.5 जो है वो वुमेन्स पार्टिसिपेशन की बात करता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिटिक्स में या फिर पब्लिक लाइफ में, ओके। तो SDG 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला जो आ रहा था कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि CBI के बारे में, ठीक है। जैसे CBI का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सही इस्तेमाल हो रहा है, इस पर बहुत सारा डिबेट डिस्कशन चलता है। ये क्या सही गलत है, ये मेंस में लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी प्रीलिम्स के लिए CBI है क्या, बस इतना अगर हम जान जाएँ तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी बंगाल ने सेंटर को एक्यूज़ किया था कि CBI का यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, और ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। तो आर्टिकल 131 के तहत ये केस फाइल किया था। तो आर्टिकल 131 जो है 131 सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल पावर देती है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है
अगर सेंटर और किसी स्टेट के बीच में लड़ाई हो, ठीक है। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। मतलब सेंटर और किसी स्टेट के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इसे हियर कर सकता है, ठीक है। ये क्या है, आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 के तहत ऐसा हो सकता है। अब देखिए सीबीआई जो है इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, सीबीआई इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1963 में, संथानम कमेटी, मैंने इसे डार्क कर दिया, तो संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे सीबीआई इस्टेब्लिश्ड हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इसे, ठीक है। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है आप देखेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के अंदर आता है, ठीक है। ये भी याद रखना है, ये भी पूछ सकता है। ये नॉन स्टेचुअरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये गवर्नमेंट और इसे जो गवर्न किया जाता है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1964 के तहत किया जाता है, ओके, ठीक है। तो सीबीआई एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1963 में और इसे गवर्न किया जाता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, हमें याद रखना है। अब जो अगला है वो आर्टिकल 341 से रिलेटेड पूछ सकता है। इसमें बिहार से भी जुड़ा न्यूज़ है, तो ये भी VBI में इसे भी कर देता हूँ, ठीक है। तो आर्टिकल 341 ये VBI इसे पढ़ना ही होगा, 341 क्या है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अभी आर्टिकल 341 का हवाला देते हुए बताया था कि कोई स्टेट को ये पावर नहीं है कि वो शेड्यूल कास्ट कौन है कौन नहीं इसके बारे में लिस्ट बनाए, ठीक है। स्टेट किसी को शेड्यूल कास्ट नहीं घोषित कर सकती है, ओके। ये सोनली पावर प्रेसिडेंट का होता है, ओके, ठीक है। हमें बस इतना याद रखना है। प्रेसिडेंट कैन ऑफिशियली डेजिग्नेट सर्टेन ग्रुप एज शेड्यूल कास्ट फॉर ए स्पेसिफिक स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ओके। तो ये पूरा पूरा प्रेसिडेंट का पावर होता है कि हम किसे शेड्यूल कास्ट घोषित कर सकते हैं, स्टेट का पावर नहीं होता है आर्टिकल 341 से, बस हमें इतना याद रख लेना है। और जो अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें फिर से और भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा उसके बारे में बताएंगे। वीडियो को मैं छोटा रख रहा हूँ जिससे कि आपको देखने में बोरिंग ना ज़्यादा लगे, ठीक है। 10-11 मिनट का वीडियो रहेगा तो आप देख भी पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जितने भी करंट अफेयर होंगे इंपॉर्टेंट या फिर स्टैटिक पार्ट होंगे सारा इस चैनल पे मैं दूंगा BPSC के लिए। और घबराइए मत, मैं इतना गारंटी करता हूँ अगर आप वीडियो देख के जाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे BPSC में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।